नीलकंठ ये संस्मरण है जिसकी लेखिका महादेवी वर्मा है। लेखिका का परिचय लेने के पहले हम एक संस्मरण की विधा है तो उसका परिचय लेते हैं। संस्मरण विधा जो है हिंदी साहित्य की आधुनिक काल की ये विधा है जिस पर लेखन तो हुआ है लेकिन बहुत कम लेखन हुआ है। प्रसिद्ध साहित्यकारों महापुरुषों से संबंधित संस्मरण अधिकतर इसमें लिखे गए हैं। संस्मरण में कहानी, व्यंग, विनोद, वर्णन, विवरण, रेखाचित्र आदि का सम्मिश्रण रहता है। यानी संस्मरण विधा में बाकी अन्य विधाओं का संस्मरण यानी सम्मिश्रण है। चित्रित व्यक्ति, स्थान आदि के गहरे संपर्क के आधार पर यह लिखा जाता है जो लेखक से संबंधित रहते हैं। जो अतीत की स्मृतियाँ रहती है, जो स्मृतियाँ उन्हें अच्छी लगती है, उसी को वहाँ पर उसका चित्रण जो किया जाता है। इसमें जो है सूक्ष्म विश्लेषण किया जाता है, सजीव चित्रण शक्ति रहती है लेखक की, उसका करता है। सहानुभूति रहती है अपने हृदय की, सहज स्वाभाविकता, ये आवश्यक गुण भी जो है इस विधा के रहते हैं। और संस्मरण लेखक जो है वह तटस्थ रहता है उसमें, और वह तटस्थ रह के जो जिसके बारे में संस्मरण लिखता है उसके बारे में सहानुभूति पूर्ण वृत्ति रखता है और वह व्यक्तिनिष्ठ अधिक होता है। यानी जिस व्यक्ति के बारे में संस्मरण लिखता है उससे ज़्यादा उसकी निष्ठा रहती है, ज़्यादा प्रेम रहता है, ज़्यादा अपनत्व की भावना रहती है। तो इस प्रकार संस्मरण विधा का हम परिचय संक्षिप्त में दे सकते हैं। उसके बाद में अगर हम लेते हैं लेखक का परिचय, तो लेखिका जो है यह इनका जन्म जो है फर्रुखाबाद में सन 1907 में हुआ था। यह सुशिक्षित परिवार से थी, संपन्न परिवार से थी। इनका विवाह उम्र की 11वीं साल में हुआ था और विवाह के उपरांत ससुराल में जाने के बाद, उनके पति का देहांत होने के बाद उन्होंने शिक्षा यानी उनके जो विधवा होने के बाद शिक्षा का बंधन जो है उनके समाज में था उस समय, हिंदू समाज की इसमें, तो उसको शिक्षा उसके ससुराल के द्वारा नहीं मिली और विवाह उपरांत जो है उन्होंने फिर शिक्षा फिर से अर्जित करने का प्रयास किया और जिस पाठशाला में वो शिक्षा उन्होंने ग्रहण की थी उसी में फिर वो प्रधानाचार्य और प्राचार्य भी बनी थी। इन्हें जो है इनके साहित्यिक लेखन के द्वारा आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, दुख की कवियत्री भी कहा जाता है। और इन्होंने जो है जो साहित्य लिखा है वह है कि वेदना में सुख की अभिव्यक्ति, सुख की संवेदना उनके साहित्य में हमको दिखाई देती है। इनका साहित्यिक योगदान जो है गद्य और पद्य में हुआ है, जिसमें उन्होंने कुछ इनके कविता संग्रह है जिसमें निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, ये इनके कविता संग्रह है। इनके कुछ संस्मरण भी है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि संस्मरण भी है। इन्हें जो है हिंदी साहित्य संसार में पद्म विभूषण के नाम से उपाधि से यानी सुशोभित किया गया है। छायावादी युग के प्रतिनिधि कवियों में जो 4 स्तंभ जो थे छायावाद के, इसमें निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, तो ये चौथा स्तंभ के रूप में जो है इन्हें यानी पहचाना जाता है। इनके रेखाचित्र जो है इन्होंने एक अलग तरह से रेखाचित्र लिखने का प्रयास किया है जिसमें उपेक्षित पीड़ित पात्रों के प्रति असीम करुणा उमड़ पड़ी है। जिसमें उन्होंने लक्ष्मा नाम की एक महिला जो रहती है उसके बारे में भी लिखा है। जो छोटे छोटे जीव जंतु जो है जो उपेक्षित रहते हैं उनके बारे में अपने संस्मरणों में लिखा है, रेखाचित्रों में लिखा है। तो इस प्रकार इन्होंने अपने साहित्य लेखन का कार्य जो है उसमें जो है किया है। नीलकंठ संस्मरण का सारांश लेते हैं। प्रस्तुत संस्मरण मेरा परिवार नामक संग्रह से लिया गया, जिसमें नीलकंठ नामक मोर का चित्रण है, जिन्हें लेखिका ने नखासकोना नामक एरिया से, जो क्षेत्र जो है जो बाजार का एरिया है, उसका भी वर्णन लेखिका ने इसमें किया है, जिसमें सभी तरह के काम जो है जो उस एरिया में होते थे। तो वहाँ से एक बड़े मियाँ चिड़िया वाला जो थे उनके पास से 35 रुपये में लेखिका ने इस छोटे से नन्हे मुन्ने जोड़ा लिया था मोर का, जिसमें एक मोरनी थी और एक मोर था, जो एक पिंजरे में 35 रुपये के साथ में पिंजरे के सहित खरीदा था। तो जिसे लेखिका ने अपने घर में लाया, उसका पालन पोषण किया, उसकी देखरेख की, बाकी अन्य पशु पक्षियों से उसकी रक्षा की और इस प्रकार वह बढ़कर बड़े हो। और बड़े होने पर नीलकंठ ने जो है उसकी जो मोर की जो खासियत रहती है वो दिखने लगी। सिर की कलगी, उसकी चोंच, गोल इंद्रनील के समान नीलाभ आँखें, लंबी नील हरित ग्रीवा और लंबी पूँछ,
पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुष रंग, उद्वेलित होठ, रंग रहित पैरों की गर्वीली गति आदि के द्वारा यह मोर के रूप में, वास्तविक रूप में जो है वो विकसित हुआ और सबको भाने लगा, सबके पसंद आने लगा। लेखिका को भी वो पसंद आता था और मोर भी लेखिका को पसंद करता था। उसके बाद में उसकी दूसरा जोड़ा जो था वो मोरनी जो थी, वो जिसे लेखिका ने राधा नाम दिया था। अपनी राधा नाम के पीछे भी एक कारण था कि अपनी लंबी धूपचाही गर्दन, हवा में तैरने वाली उसकी चंचल कलगी, पंखों की श्याम श्वेत पत्रलेखा, उसकी चलने की मंथर गति आदि से वह मोर की उपयुक्त सहचारिणी का प्रमाण देने लगी। यानी अपने इस क्रियाकलापों के द्वारा वह एक मोरनी है, ऐसा वह प्रमाण देने लगी और मोर के साथ में रहने लगी। नीलकंठ ने, और अभी नीलकंठ अगर लेते हैं तो नीलकंठ जो है अपने पशु की प्रवृत्ति के अनुरूप जो है स्वयं को जो है उसने ढाल लिया था और स्वयं चिड़ियाघर का और सभी जीव जंतु, निवासी जो चिड़ियाघर में जितने निवासी जीव जंतु थे सबका सेनापति और संरक्षक नियुक्त कर लिया था। मतलब उस प्रकार के वह कार्य करता था, जैसे सबको साथ में लेकर चलना, खाना खाने के समय पर ले जाना, सबकी सुरक्षा करना, सबकी देखभाल करना, सबको समझ लेना। इस प्रकार जो सेनापति एक्चुअली वास्तविकता में जो काम करता है वैसे कार्य कर उसने अपने कर्मों के द्वारा चिड़ियाघर के सभी स्थानीय या निवासी जीव जंतु थे उसका सेनापति अपने आप को नियुक्त कर लिया और सब लोगों ने उसे मान भी लिया था उसके कार्यों के द्वारा। और राधा भी अपनी मंद केका के द्वारा या स्वर के द्वारा किसी असामान्य घटना की सूचना सबको देती थी, सबको सूचना के द्वारा प्रसारित करती थी, सबके साथ में मिलजुल कर रहती थी और इस प्रकार के द्वारा मोर और मोरनी जो है उस निवासी जीव जंतु के इसमें रह रहे थे। और इसमें मोर और मोरनी जो है उसके बारे में भी लेखिका ने बताया कि आकाश में जब मेघ घिर आते थे तो नीलकंठ और राधा अपने इंद्रधनुष के गुच्छे के समान पंख को फैलाकर चारों ओर मंडराकर जो है लय ताल के साथ जो है नृत्य करते थे। और ऐसे इसमें मोर जो है अपने यानी इसको इंद्रधनुष गुच्छे को फैलाता था अपने पंखों को, और राधा भी नीलकंठ का साथ देती थी और उसके आगे पीछे लय ताल के द्वारा वह नृत्य करती थी और मोर और मोरनी जो है नृत्य करते रहते थे। इनकी प्रिय ऋतु जो थी वर्षा ऋतु थी, यानी बारिश आने के बाद, बारिश के समय में ऋतु में जो है यह ऐसा समय जब आता बादल आकाश में जब बादल घिर आते थे तो ये दोनों लोग जो है वह मिलजुल कर जो है अपना नृत्य जो है करते थे। राधा और नीलकंठ आपस में मिलजुल कर सुखपूर्वक रहते थे, दूर घूमने जाते थे, दोनों का एक दूसरे में प्रेम था। जब तक राधा को भी पिंजरे से मुक्त न किया जाता तब तक नीलकंठ भी जो है दरवाजे के बाहर नहीं जाता था और उपालंब की यानी शिकायत की मुद्रा में वह खड़ा रहता था। और राधा भी जो है नीलकंठ के लिए जो है कुछ इसी प्रकार से जो है करती थी, यानी दोनों का आपस में एक दूसरे के साथ में अतीव प्रेम था। महादेवी के आते ही सम्मान सूचक रूप में नीलकंठ जो है पंखों का अपना सतरंगी मंडलाकार छाता बनाता था, फैलाता था, नृत्य की भंगिका में खड़ा हो जाता था और यह उसका नित्य क्रम था। जब कोई विदेशी या कोई पहचान वाला या कोई व्यक्ति उस आश्रम को यानी आश्रम को भेंट देता था या मेहमान आते थे तो उनके स्वागत के लिए मोर जो है नीलकंठ जो है उस प्रकार की अपनी नीलकंठ ने सतरंगी मंडलाकार छाते को बनाकर उसका स्वागत करता था और यह हमेशा उसका नृत्य का क्रम रहता था। यानी लेखिका का स्वागत भी वो उसी प्रकार करता था और जो विदेशी मेहमान वगैरह आते थे उनका भी स्वागत वह इसी प्रकार करता था। नीलकंठ कुब्जा से दूर भागता था। कुब्जा भी नीलकंठ के साथ रहना नहीं चाहती थी क्योंकि नीलकंठ जो है राधा से प्रेम करता था और कुब्जा नीलकंठ को परेशान करती थी। और किसी अन्य जीव जंतु के साथ में भी है, जीव जंतुओं के साथ में या पक्षियों के साथ में कुब्जा की मित्रता नहीं थी। उसके स्वभाव के कारण लोग जो है उससे दूर भागते थे, ये भी लोगों को परेशान करते थे। अलग बंद करने के बाद में कुब्जा के कार्यों के कारण उसको अलग बंद कर दी थी लेखिका, लेकिन वह जो है दाना पानी छोड़ दी थी। अलग बंद करने के बाद में जाली पर सिर पटक कर स्वयं को घायल कर देती थी। उसके इस कार्य के कारण जो है लेखिका भी उसे बंद करके ज़्यादा देर तक नहीं रखती थी। कुब्जा के कारण राधा की दूरी, बिछोह आदि से तंग आकर नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। यानी कुब्जा राधा को परेशान करती थी, राधा और नीलकंठ को एक साथ नहीं रहने देती थी। उसके कारण नीलकंठ राधा के साथ में न रहने के कारण वह भी उससे प्रसन्न रहता था और उसका बिछोह रहने के कारण
वो भी अप्रसन्न था। यानी कुब्जा जो है, कुब्जा के कारण राजा नीलकंठ जो है अप्रसन्न था। नीलकंठ कई बार जाली से निकलकर दूर भाग जाता था, यानी कुब्जा परेशान करती थी, इसीलिए राधा से मिलना चाहता था, लेकिन राधा से मुलाकात नहीं हो पाती थी। भूखा प्यासा कई दिनों तक जो है आम की शिखाओं पर जाकर छिपकर बैठा था, कुब्जा के डर के कारण। राधा भी उससे नहीं मिल पाती थी और दोनों का एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। इसके कारण जो है इस क्रिया के कारण नीलकंठ की चाल में थकावट, आंखों में शून्यता रहती थी। और एक दिन इस बिछोह के कारण या राधा से बिछोह के कारण नीलकंठ जो है एक दिन मरा हुआ जो है पाया गया, जिसे लेखिका ने गंगा के बीच धारा में जो है प्रवाहित कर दिया। तो इस कुब्जा के आगमन के कारण राधा और नीलकंठ दोनों का जीवन भी बर्बाद हुआ और नीलकंठ की मृत्यु हुई। और नीलकंठ की मृत्यु के बाद राधा जो है निष्ठेष्ट सी हुई, कई दिनों तक कोने में बैठी रहती। कुब्जा के कारण नीलकंठ कई बार भागकर लौट आया था और राधा उसी प्रकार देखती थी कि नीलकंठ आज नहीं कल वापस आएगा, और उसकी प्रतीक्षा के भाव में अपने द्वार पर दृष्टि लगाते हुए राधा भी नीलकंठ का राह देखते रहती थी, उसका इंतज़ार करते रहती थी। और कुब्जा ने नीलकंठ की खोज में चारों ओर कोलाहल मचा रखा था, चारों ओर उसको ढूंढते हुए घूमती थी, आवाज़ करती थी और नीलकंठ की खोज के लिए जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल जाती थी, भाग जाती थी। कभी किसी वृक्ष पर जाकर बैठती थी, अशोक के वृक्ष पर, आम के वृक्ष पर, कचनार के वृक्ष पर आदि वृक्षों के शाखाओं में वह नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। यानी अपने क्रिया के कारण उसने नीलकंठ को तो भी खोया था और स्वयं भी अब नीलकंठ की खोज में वह लगी हुई थी। एक दिन कुब्जा आम से उतरी थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती जो है उसके सामने आ गई, और अपने स्वभाव के कारण कुब्जा ने उस अल्सेशियन कुतिया पर हमला किया, और जिसके परिणाम हमला करने के कारण, चोट से हमला करने के कारण उस अल्सेशियन कुत्ती ने कुब्जा पर हमला कर दिया और उसके गर्दन पर जो उसके घाव लग गए, और उसके कारण कुब्जा भी जो है कुब्जा का जीवन भी समाप्त हो गया। अब राधा नीलकंठ की प्रतीक्षा में अकेली रह गई थी। नीलकंठ का भी मृत्यु हो गया था और कुब्जा के परिणाम के कारण उसे भी दुख हुआ था, कुब्जा का भी मृत्यु हुआ था उसके कर्मों के कारण। तो इस प्रकार राधा भी अकेली रह गई थी। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता था, तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका स्वर के द्वारा, यानी एक मोर का स्वर है, केका के द्वारा तीव्र स्वर के द्वारा नीलकंठ को बुलाते रहती थी, लेकिन नीलकंठ नहीं आता था क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी। इस प्रकार महादेवी वर्मा ने नीलकंठ और राधा इन दोनों पशु के चरित्र के द्वारा और कुब्जा के आगमन के द्वारा यह दृश्य जो है हमारे सामने जो है स्पष्ट कर दिया था। संस्मरण का उद्देश्य हम इसमें लेते हैं कि इन तीन पक्षियों ने पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया, वह लेखिका के जीवन में विशेष महत्व रखता है और हमें